तो इंडिया रेगुलर सीरीज खत्म होने के बाद अब आते हैं WTC पॉइंट्स टेबल के ऊपर। आपने देखा इंडिया ने 5 मैच खेले इंग्लैंड के साथ और WTC साइकिल स्टार्ट ही हुआ है। तो 5 में से इंडिया ने 2 जीते, 2 हारे और 1 मैच क्या हुआ, ड्रॉ हुआ। तो चेक करते कि इंडिया को इससे कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ और उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा कि WTC की जो फाइनल होने 2027 के अंदर क्या उससे क्वालिफाई कर पाएगी या क्वालिफाई करने के चांसेस खत्म हो चुके हैं। तो पहले आते हैं आपके पास WTC पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जहां देखिए कौन सी टीम आगे चल रही है, कौन सी टीम खराब चल रही है और इंडिया की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया WTC 2027 का वर्ल्ड फाइनल खेल सकती है। आपको याद होगा इंडिया ने शुरू के 2021-23 दोनों फाइनल खेले थे, दोनों हार गए थे लेकिन खेले थे, अच्छा खासा आपको क्वालिफाई कर गई थी। लेकिन पिछली बार जो इस साल 2025 के अंदर फाइनल हुआ उसके अंदर इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई क्योंकि इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड से 3-0 से हारी और फिर जाकर ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से मैच हार गई थी, जिसके बाद इंडिया क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। इसीलिए काफी ज्यादा डर भी लोगों को है कि शायद नई टीम है, नए प्लेयर्स थे तो शायद क्वालिफाई दोबारा से ना कर पाए। लेकिन देखते अभी कि इस सीरीज खत्म होने के बाद इंडिया क्या क्वालिफिकेशन से बाहर जा रही है या भी अपने आप को मेंटेन कर पा रही है। तो पहले आते हैं आपके पास बराबर WTC टेबल के ऊपर। तो मैं टेबल आपके स्क्रीन पे आ गया। अब इस टेबल के अंदर सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया है। बेसिकली देखो यहाँ पे जो टेबल होती है रैंकिंग मिलती है परसेंटेज, कितने परसेंटेज पॉइंट्स है आपके पास। तो ऑस्ट्रेलिया का भी 100% पॉइंट है क्योंकि वो 3 मैच खेले वेस्ट इंडीज, तीनों मैच जीत गए तो उनके बनते पूरे 100% मार्क्स। बेसिकली होता क्या है, एक मैच खेलने पर जीतने पर आपको मिलता है 12 पॉइंट, हारने में मिलते 0 पॉइंट, अगर मैच ड्रॉ हुआ तो मिलते सिर्फ 4 पॉइंट। तो ड्रॉ कराने से कोई फायदा होता नहीं है, आपको 12 के सिर्फ 4 पॉइंट ही मिलते हैं, 1/3 पॉइंट मिलते हैं ना कि 6 पॉइंट। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर टीम कोशिश करते हैं जीत जाओ, क्योंकि हारने में से आपको 4 पॉइंट ही जाने, मतलब 4 पॉइंट के नुकसान होने वाले हैं, लेकिन जीते से आपको 12 पॉइंट मिलने वाले, क्योंकि अगर ड्रॉ हुआ मैच तो 4 ही पॉइंट मिलेंगे और जीतने को 12 पॉइंट मिलेंगे। तो जीतने में बहुत ज्यादा फायदा, ड्रॉ करने से तो ज्यादा फायदा होता नहीं है, इसलिए ज्यादातर टीम कोशिश करते हैं मैच को जीत ही लो या तो हार जाओ। हारने से 4 ही पॉइंट नुकसान हो रहे हैं बट जीतने पे आप 12 पॉइंट्स लेके जा सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया 3 मैच खेला, तीनों जीत गए, इसीलिए उनके 36 पॉइंट हो रहे हैं, 100% मार्क्स हो रहे हैं उनके। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने 2 मैच खेला, 1 जीती थी, 1 मैच ड्रॉ करवाया था, तो 1 मैच के 12 और 1 मैच के 4, 16 पॉइंट है। लेकिन 16 कितने से आपके पास 16 पॉइंट ये हुए आपके पास 24 में से, तो मार्क्स मिले तो 66.6%। तीसरे पे एक सेकंड, मैंने गलत फोटो उठा ली, सॉरी फॉर दैट। ये तो एक मैच पहले का है, ये एक मैच पहले का, ये लेटेस्ट वाला ले लेते हैं। वो थोड़ा एक मैच पहले का गलती से आ गया मेरे स्क्रीन के ऊपर, इसको दोबारा खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक मैच पहले का था भाई, जहाँ पे हाँ अब आते हैं इंडिया वाले पॉइंट पे। देखो भाई, तो देखो ये आपके पास इंडिया की बात करें तो इंडिया चली गई तीसरे नंबर पे, तो पता दिखा उसमें दिख रहा था आपको इंग्लैंड तीसरे नंबर पे थे, अब एक्चुअली इंडिया तीसरे नंबर पे चली गई है। तो इंडिया और इंग्लैंड दोनों ने 5-5 मैच खेले, दोनों ने 2-2 मैच जीते थे, दोनों के 2 ड्रॉ हुए और दोनों ने एक 2-2 हारे और 1 ड्रॉ हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया आपको आगे दिख रही है, इंग्लैंड कहां दिख रही है, पीछे। रीजन ये है कि इंडिया ने खेले 2 जीते 24 पॉइंट उसके हो गए और 1 ड्रॉ हुआ तो 28 पॉइंट मिले। इंग्लैंड ने क्या किया था, इंग्लैंड ने आपके जीते 2 मैच और 1 ड्रॉ। लेकिन याद होगा जो लॉर्ड्स वाला मैच हुआ था उसके अंदर इंग्लैंड को 12 के से 10 पॉइंट मिले, क्योंकि 2 पॉइंट काट लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने स्लो ओवरहेड डाला था, बॉलिंग स्लो करी थी, जिसके बाद 2 पॉइंट काट लिए गए थे, इसलिए 2 पॉइंट्स कम है, इसलिए 26 पॉइंट बन रहे हैं। तो इंडिया के टोटल बने 28 पॉइंट, कितने में से, क्योंकि 5 मैच हुए 12 पॉइंट मिलने थे, तो टोटल 60 में से इंडिया को मिले 28 पॉइंट। तो इंडिया को लगभग मिले 46.67% मिले हैं और इंग्लैंड को मिले सिर्फ 43.3%। तो इंडिया रह रही है 5वें नंबर, तीसरे नंबर पे, इंग्लैंड आपके पास 4थे नंबर पे चली गई है। उसके बाद बांग्लादेश से 2 मैच खेले थे, 1 हारी थी 1 ड्रॉ करा था, टोटल 4 पॉइंट मिले थे, तो 16 पॉइंट में बैठी हुई। बाकी सारी टीमों में मैच खेला नहीं है, वेस्ट इंडीज 3 खेला 0 पॉइंट में बैठी हुई, बाकी दोनों मैच में खेला नहीं है। तो ये आपका लेटेस्ट पॉइंट टेबल है। अब आते हैं क्या इंडिया यहाँ से क्वालिफाई कर सकती है, बिल्कुल क्वालिफाई कर सकती है। इंडिया को अगर क्वालिफाई करना WTC के लिए तो ये मैच हारने नहीं थे बुरी तरह से। अब देखो लगभग 50% के आसपास मार्क्स मिल गए इंडिया को, तो लगभग इंडिया एक मैच हारी, एक तरह जीती, उस तरह की चल रही है। इंडिया बाहर इसीलिए हुई थी आपके पास WTC, क्योंकि इंडिया ने अपने घर में 3-0 हुआ था। 3-0 से क्या होता है ना, आपको बिल्कुल 0% मार्क्स मिले, आधे मिलते तो क्वालिफाई कर जाती है इंडिया। तो इंडिया 0-3 हुई कहां अपने घर में, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो मैचेस हुए थे उन्हें 3-1 से हार गई थी, तो सिर्फ एक ही मैच के पॉइंट्स मिले थे। बेसिकली आपके पास 5-3-8 मैच हुए थे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर, उसमें से 8 मैच में से सिर्फ पॉइंट कितने मिले, सिर्फ हमें मिले सिर्फ एक मैच 12 पॉइंट और एक का ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया में, टोटल 16 पॉइंट। तो 8 में से 16 पॉइंट्स मिले थे हमें, 96 में से 16 पॉइंट्स मिले थे, मतलब 20% मार्क्स मिले थे उसमें।
इसलिए इंडिया बहुत खराब करे। यहाँ पे लगभग बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। एक सीरीज जो इंडिया डिफिकल्ट है वो है न्यूजीलैंड में जाकर जो खेलना है, वहां पर व्हाइट वॉश होने से बचना पड़ेगा। तो इंडिया घर में सीरीज, बाकी सारी घर में सीरीज है, वो आराम से जीत करके क्वालिफाई कर सकती है। तो ये जो सबसे बड़ी टेंशन थी इंग्लैंड वाली, और एक है न्यूजीलैंड वाली। इंग्लैंड वाली हमने ठीक ठाक मैनेज कर लिया, वहां भी अगर एक मैच हम जीत जाते हैं और एक मैच ड्रॉ हो जाए तब भी हम आराम से कर सकते हैं, WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अच्छी बात है। इंडिया की सारी होप जो लग रहा था 5-0 से व्हाइट वॉश हो सकता है इंडिया का, वो नहीं हुआ। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और एट द लास्ट सीरीज खत्म होते होते हम इंग्लैंड से आगे ही, ये पीछे नहीं रह गए। तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं इसके बाद, ये हमारी कुछ रैंकिंग आई है भाई। तो रैंकिंग ये आई है आपके पास, पहले आते हैं आपके पास ऑलराउंडर्स के ऊपर रैंकिंग पे आते हैं। तो भाई ऑलराउंडर की रैंकिंग बात करें तो हमारे पास सबसे ऊपर कुछ लगभग आप मान सकते हो कि लगभग 1200 से 1300 दिन से, लगभग 4 या 5 साल से लगातार कोई रैंकिंग आगे चल रहा है ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में। टेस्ट की बात करो, टेस्ट में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग बात करें तो उसमें जडेजा ही आगे चल रहे हैं। टेस्ट में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में कौन आगे चल रहा है? जडेजा आगे चल रहे हैं लगातार। लेकिन ऑब्वियस बात है क्योंकि इन्होंने रन तो बनाए थे इस सीरीज में, लेकिन विकेट्स कम लिए थे, तो इसलिए उनके कुछ पॉइंट्स कम हुए। पहले से कंपेरिजन में कुछ पॉइंट्स इनके कम हो गए। अभी देखते कितने पॉइंट्स हो गए और क्या क्या होना चाहिए था और कौन आगे चल रहा है। तो ध्यान देंगे आपके पास इसके अंदर, तो देखो आपके पास सबसे ऊपर दिख रहा है जडेजा 405 पॉइंट पे है। पहले बहुत आगे थे, अब लेकिन 405 पॉइंट रह गए। और उनके नीचे आपके पास मेहंदी हसन है, वो 305 पॉइंट। एक सेकंड रुक जाओ, ये लेटेस्ट वाला है ना, एक सेकंड भाई, एक सेकंड मुझे रुकना, मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाऊं। हाँ लेटेस्ट वाला है। तो 405 पॉइंट पे मेहंदी हसन आपका 305 पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है। थोड़े से और बेहतर हो सकते थे नंबर, क्योंकि विकेट्स कम मिले आपको जडेजा को। बताता हूँ पूरे सीरीज में 4 या 5 विकेट लिए और 7 विकेट शायद, विकेट्स कम मिले, इसलिए थोड़ा सा रैंकिंग थोड़ी सी पॉइंट्स कम हुए, लेकिन अभी बहुत आगे बाकियों से। फिर आपको बेन स्टोक है, फायदा मिला उनको, लगातार बॉलिंग भी करी, बैटिंग से भी रन दिए, तो 295 पॉइंट्स तक पहुंच गए हैं। बाकी आपको वियान मोल्डर है, पैट कमिंस, मार्को एंसन, मिचेल स्टार्क, जो रूट, तो ये आपके पास है। मेनली आपके अभी देखो वर्ल्ड में बहुत कम ही ऑलराउंडर बचे हैं। बैन स्टोक हो गए आपके पास, जडेजा हो गए, वियान मोल्डर कह सकते हैं आपके पास अच्छा खासे, पैट कमिंस है, तो 4-5 एक्चुअली मार्को एंसन, बेसिकली ये 5 जो दिख रहे हैं आपको ऊपर के, यही आपके ऑलराउंडर से। बाकी ऑलराउंडर भी हैवी डे टीम के अंदर, और इन सब में लगातार जडेजा 4-5 साल से लगातार नंबर 1 बने हुए हैं। दिखा रहा है कितने ज्यादा वैल्यूएबल है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि काफी अच्छा लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। भाई फिर आता है बॉलिंग। सबसे बड़ी बात क्या है बॉलिंग के अंदर? तो बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग के अंदर ना आपके पास अभी भी बुमराह लगातार कितने काफी दिनों से नंबर 1 बने हुए। अभी भी जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसके अंदर भी बुमराह कहाँ है? नंबर 1 पर ही है आपके पास। अगर देखें भाई नंबर, इनकी पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट, तो देखो बुमराह दिख रहा है आपके पास अभी भी 8-9 पॉइंट से ऊपर है, लगभग 900 के आसपास थे। लेकिन पिछले मैच खेलेंगे, पिछले मैच में विकेट कम मिले थे, तो थोड़ी सी पॉइंट्स कम हुए, लेकिन अभी भी काफी आगे है आपके बुमराह, काफी टाइम से नंबर 1 चल रहे हैं। टेस्ट की बात करें फिर रबाडा है आपके पास 851 के साथ रबाडा। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया के सारे पैट कमिंस है, जैस हेजलवुड, स्कॉट बोलन, नेथन लायन, मिचेल स्टार्क, टॉप 10 उनको 5 बॉलर आपके पास अभी अवेलेबल हैं, 5 के 5। इसलिए ऑस्ट्रेलिया इतनी खतरनाक टीम खेला जाती है, 5 ऑलराउंड 5 बॉलर खेलते हैं, 5 ही टॉप 10 के अंदर है। एक आपको मैट हेनरी दिख रहा हुआ, ये आपके न्यूजीलैंड के, कल परसों हमने देखा परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन आई थी इनकी, जो सीरीज चल रही है बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। चलेंगे सीधा 3 पॉइंट का फायदा मिला है, पहुंच गए आपके पास चौथे नंबर के ऊपर। फिर आपके पास पाकिस्तान के नुमान अली है, और फिर बाकी मार्को एंसन वगैरह वो लोग हैं। गस को फायदा मिला है आपके पास, देखो गस हटिंगटन हमारे खिलाफ अभी इस मैच में काफी अच्छी बॉलिंग करके दी थी, तो गस का नाम इसलिए इसमें दिखाता हूं आपको। गस इस वाले रैंकिंग में इंप्रूवमेंट है, गस काफी अच्छे बॉलर थे पहले से ही, चोटिल थे हमारे मैच में, उससे पहले अच्छा कर रहे थे। तो गस को 2 पॉइंट का फायदा मिला, पहुंच गए आपके पास ये आपके 11वें पॉइंट के ऊपर। सबसे बड़ी खुशी बात हमारे लिए टीम के लिए, इंडिया के लिए यह है कि हमारे जो मेन इस मैच में जो बाहर आपके मेन निकल गए थे ना, वो थे हमारे पास मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज को इस रैंकिंग में फायदा मिला है, पहली बार वो इतने अच्छे पॉइंट्स लेकर आए, नहीं तो बहुत पीछे रहते थे हमेशा से, तो उनको पिछले मैच में परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा फायदा मिला है। उनकी सीधा रैंकिंग 12 पॉइंट से इंक्रीज करी है, पहले 27 नंबर पे था, पहुंचे सीधा 15वें नंबर पे पहुंच गए, और 674 इनकी अब तक की हाईएस्ट रैंकिंग है। रैंकिंग भी और पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, तो पहली बार ये 15वें नंबर पे पहुंचे वर्ल्ड के अंदर, नहीं तो इससे पहले बहुत 30-35 पे चलते थे। तो पिछले मैच का फायदा इनको बहुत ज्यादा मिला है, सिर्फ 12 पॉइंट जंप किया इन्होंने एक साथ। और फिर आपका जडेजा है, 3 पॉइंट का नुकसान हो बोला, बॉलिंग में विकेट कम मिले थे, तो ये पहुंच गए 17 पॉइंट, पहले 14 पॉइंट के आसपास थे। तो आपके मोहम्मद सिराज को बहुत फायदा हुआ है। अगर एक आध सीरीज ऐसी निकल के जाती है जहां विकेट लगातार लेते हैं, तो हो सकता है बहुत जल्दी टॉप 10 में आपके पास दिखाई देंगे, और बुमराह को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे नंबर 1 पोजीशन के लिए। होप ऐसा हो, तो हमारे लिए मजे ही मजे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 2 बॉलर इस तरह से मिल सकते हैं अच्छे वाले।
तो ये बात है, आपके पास आखिरी रह गया बैट्समैन की रैंकिंग देख लेते हैं। अगेन आपकी टेस्ट की बात कर रहे हो क्योंकि ओडीआई तभी चल नहीं रहा आपके पास, तो टेस्ट का ही देखना पड़ रहा है। तो देखो आपके पास आते हैं टेस्ट के अंदर किसकी रैंकिंग ज्यादा अच्छी दिख रही है। अगेन काफी टाइम से जो रूट ही आपके नंबर 1 बने हुए थे किसके लिए, आपके ओडीआई टेस्ट में बैट्समैन की रैंकिंग के अंदर। तो देखते भाई कहां पर है। तो देखो जो रूट आपके पास 908 पॉइंट के साथ नंबर 1 है। बीच में 1-2 मैचेस के लिए जो हैरी ब्रूक ऊपर निकल गए थे, लेकिन लगातार 3 मैच में सेंचुरी मार दी है। क्योंकि क्या होगा, तीसरे मैच में लॉर्ड्स में, चौथे में, पांचवें में लगातार 3 सेंचुरी मारी किसने, जो रूट ने। उसके बाद बहुत आगे निकल गए हैरी ब्रूक से। नहीं तो सेकंड मैच के बाद थोड़ा हैरी ब्रूक आगे निकल गए थे, और क्योंकि हैरी ब्रूक ने पहले मैच में 89 बनाया था, दूसरे मैच में सेंचुरी मार दी थी, तो उसके बाद वो आगे निकल गए थे। लेकिन अब देखो 868 में बैठे हुए हैरी ब्रूक और ये पहुंचे 908 पॉइंट पे, तो लगातार 3 सेंचुरी मारी है। तो भाई पहले नंबर पर रूट, दूसरे नंबर पर ब्रूक है। तीसरे की बात है तो केन विलियमसन आपके न्यूजीलैंड वाले, फिर आपका स्टीवन स्मिथ है। स्टीवन स्मिथ काफी अच्छा कर रहे हैं। बात करें जायसवाल को, सेंचुरी मारने का फायदा मिला और पहुंच गया 3 पॉइंट का फायदा, पहुंच गया 5वें नंबर पे। इंडिया की सबसे अच्छी बैटिंग रैंकिंग अभी इन्हीं की है जायसवाल की, 792 पॉइंट्स के आसपास। फिर टेम्बा बौमा है, फिर कमंदू मेंडिस है, फिर आपका ऋषभ पंत है। 1 पॉइंट का नुकसान हो क्योंकि मैच खेल नहीं था लास्ट वाला। फिर आपके पास है डेविल मिचेल है, बेन डकेट है, बाकी लोग हैं आपके पास ट्रेविस हेड है, साउथ सकीला, और एक आपको देखो सुमन गिल। सुमन गिल एक्चुअली में क्या था ना, दूसरे मैच के बाद सीधा नंबर 7 या 6 में पहुंच गए थे। लगभग 15 पॉइंट जंप किया था, 15 पॉइंट का जंप था दूसरे मैच का। तो आपको याद हो 430 रन मारे थे उन्होंने उस मैच के बाद। लेकिन उसके बाद उनकी एक लॉर्ड्स में बिल्कुल रन नहीं बने, फिर चौथे मैच में सेंचुरी, बाकी फिर फ्लॉप रहे। तो उसका नुकसान उनको 4 पॉइंट का नुकसान हुआ, सीधा पहुंच गया अभी सीधा 13वें पॉइंट पे। काफी आगे निकल गए थे, बट 2-3 मैचेस रन नहीं बने, तो पहुंच गए 13वें पॉइंट, टॉप 10 से बाहर चले गए हैं। तो इंडिया बेसिकली 3 बैटर आप कह सकते हो, जायसवाल हो गया, ऋषभ पंत हो गए और आपका सुमन गिल, ये थोड़ा कम्पिटिट कर रहे हैं। और ऋषभ पंत, हाँ, तो ये आपके कम्पिटिट कर रहे हैं। बाकी आपके पास केएल राहुल हो गए, बस ये केएल राहुल है, और कोई बैटर है। हाँ, आपके साथ जडेजा होंगे। जडेजा कहाँ पर बैटिंग के अंदर, जडेजा बैटिंग में शायद मेरे को ऑर्डर में कहीं दिख नहीं रहे। तो बेसिकली ये 3 ही ऑर्डर है आपके पास जो अच्छा कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए भाई, ये था आपका वीडियो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।